नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ब्लॉक 2 जो कि टाइटल्ड है डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ब्लॉक 1 मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो मेक श्योर ब्लॉक 1 देख के आप ब्लॉक 2 देख रहे हो, नहीं तो एग्ज़ाम में आप आधा अधूरा ही लिख पाओगे। और पिछले वीडियो मैंने जैसा किया था, पिछले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कस करूंगी। तो बिना देरी किए चले जाते हैं यूनिट 5। यूनिट 4 तक ब्लॉक 1 में था, यह है यूनिट 5 कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। पहला चीज ही ये है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। अब कॉमन्स क्या चीज है, पहले तो ये जान ले कॉमन्स, फिर जानते हैं ग्लोबल कॉमन्स क्या है। तो कॉमन्स नाम से पता चल रहा है कि कॉमन्स आर रिसोर्सेज शेयर्ड बाय द कम्युनिटी एंड नॉट इंडिविजुअली। मतलब कॉमन्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी एक का हाथ ना हो, एक कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी का ऑथराइजेशन हो, ना कि किसी इंडिविजुअल का। अब ग्लोबल कॉमन्स क्या है? लाइक वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज है जो कि किसी भी स्टेट के द्वारा ऑथराइज नहीं की जा सकती है। ये कॉमन गवर्नेंस होती है इंटरनेशनली। मैं समझा पा रही हूँ? बहुत बहुत रॉ सा, मतलब रॉ तरीके से मैं समझा रही हूँ, ठीक है। लाइक जो कि इंटरनेशनली हम ऑथराइज कर सकते हैं, किसी एक स्टेट का कोई हक नहीं बनता उस चीज़ पे। अब मैं एग्जाम्पल दूंगी तो समझ जाएगी। इधर ही लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे हमारा किसी एक स्टेट का हाथ है? नहीं ना। लाइक अंटार्कटिका पे भारत जाके नहीं कह सकता आज कि अंटार्कटिका में, अंटार्कटिक ओशन पे हमारे हाथ है, नहीं कह सकता, राइट। तो ये देखिए कि इंटरनेशनल लॉ डिफाइंस ट्रेडिशनली 5 ग्लोबल कॉमन्स: high seas, the deep sea bed, the atmosphere, Antarctica and outer space। इन पे किसी भी एक स्टेट का हाथ नहीं है, ओके किसी भी एक राष्ट्र का हाथ नहीं है। तो ये फ्लो चार्ट आप बना दे सकते हो ताकि एग्जामिनर जो हो वो आपके कंटेंट पे, लाइक आप जो लिख के आ रहे हो वो सेटिस्फाई हो उससे। इधर मैं और एक पिक्चर देके समझाना चाहूँगी आपको। ये जो वाटर है, लैंड है, एटमॉस्फेयर है, सोशल कॉमन्स है, ओशंस है, फॉरेस्ट है। कुछ कुछ जगह ऐसा नहीं कि स्टेट के भीतर भी कोई फॉरेस्ट रहता है, एक वाटर बॉडी रहता है जिन पे हमारा हाथ होता है, पर कुछ कुछ ऐसी जगह है जिस पे हमारा हाथ नहीं है, वो इंटरनेशनली हम भोग करते हैं। क्वेश्चन 2, examine the concept of climate change as a global problem of commons. Climate change is one of the most serious environmental risks to the world at present. वर्तमान में विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय संकटों में से एक है। The main reason behind this threat is the excessive emission of greenhouse gases by different countries. The main reason, इसके पीछे सबसे मेजर रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का अत्यधिक एमिशन जो कि विभिन्न देशों द्वारा की जा रही है। ये एक पर्टिकुलर देश इसके लिए कल्प्रिट नहीं है, पूरे दुनिया जुड़ी हुई है इसके साथ। देन UNFCCC said, UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके। उन्होंने ये कहा है क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू अ चेंज ऑफ क्लाइमेट विच इज एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods। मतलब उन्होंने ये कहा है, उन्होंने नहीं, ये संस्था ने ये कहा है कि मानव गतिविधि प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों के लाइक ग्रीन हाउस गैसेस फैलने के लिए। अब ग्रीन हाउस गैसेस तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं एक बार बोलूँगी ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है। लाइक ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसिल्स फ्यूल्स इनसे मिलता है, डिफॉरेस्टेशन इसके पीछे रीज़न है, सीमेंट प्रोडक्शन, देन मीथेन एक एक लाइक मेजर ग्रीन हाउस गैस जो एग्रीकल्चरल लैंड फील्स इनसे मिलता है। देन एक बहुत जाने माने एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर एसी जो हम यूज़ करते हैं उससे निकलता है। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंड बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस हो रही है। ओके और पूरी दुनिया शामिल है इस चीज़ में। अब आ जाएंगे हम थर्ड क्वेश्चन में। डिस्क्राइब द इश्यूज विद रिगार्ड टू ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज और व्हाई इज क्लाइमेट चेंज अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। आशा करती हूँ आप क्वेश्चन समझ गए। फ्रॉम शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स दैट थ्रेटन फूड प्रोडक्शन टू राइजिंग सी लेवल्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग दैट इम्पैक्ट्स द क्लाइमेट चेंज आर ग्लोबल इन स्कोप। मैं समझा देती हूँ इस चीज़ को, लाइन बाय लाइन डिस्कस करने से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। आप मेक श्योर कीजिए कि आप पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें, मैं समझा देती हूँ आपको। ये चीज़ें कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। इससे क्या क्या होती है? थ्रेटन फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन होता है, जो कृषि काज होती है, वो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। कभी कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी कभी बारिश कम होती है, कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्शन में रुकावट आ रही है फार्मिंग में। देन राइजिंग सी लेवल्स, ओके, जो फ्लडिंग होता है उसकी वजह से, लाइक जो बर्फ़ होता है वो पिघलता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, राइट। एंड वो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो जो सी लेवल वो बढ़ जाता है, देन उसकी वजह से फ्लडिंग होता है। ये बहुत लाइक कॉमन सी कॉन्सेप्ट है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। देन हम चले जाएंगे यूनिट 5 कंप्लीट करके यूनिट 6 में। इधर मुझे लगा कि दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है आर्ट समिट 1992 एंड उसी के अंदर आता है एजेंडा 21, दोनों अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। आर्ट समिट 1992 produced the Rio Declaration on Environment and Development, the Statement of Forest Principles and Agenda 21। ठीक है, आर्ट समिट हुआ था 1992 में, जो हुआ था किधर, जो हमेशा बचपन से में पूछे जाते हैं, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। एंड एजेंडा 21 की क्या है? is a non-binding action plan of the United Nations with regard to sustainable development. It is a product of the Art Summit held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. इससे आउटकम क्या हुआ था? उन्होंने किस तरीके से कंक्लूड किया था चीज़ को? The Art Summit concluded the concept of sustainable development was an attainable goal for all the people of the world, regardless of whether they are at the local, national, regional और इंटरनेशनल लेवल। फिर हम चले जाएंगे कॉन्सेप्ट पे, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। इसमें दो चीज़ें ख्याल रखना है जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट जो भी कहो, गैरेट हार्डिन ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। और ये कॉन्सेप्ट है क्या? मैं पहले तो एक एग्जांपल देती हूँ। पहले तो ये समझिए कि एक चीज़ आप बहुत चाहते हो, बहुत यूज़ कर रहे हो, एक टाइम पे तो आपका प्रॉफिट होगा उससे, पर लगातार उस चीज़ को यूज़ करने से क्या हो जाता है, वो चीज़ फालतू बन जाती है और आपकी लॉस ही होती रहती है। तो यही चीज़ है, व्हेन शॉर्ट टर्म सेल्फ इंटरेस्ट लीड्स टू ट्रेजेडी फॉर ऑल। ठीक है, मतलब मैं समझाती हूँ। सपोज एक गांव में 3 लोग हैं ऐसे जो गाय पालना चाहते हैं, एंड वो पहले तो एक एक करके गाय लेकर आए। फिर वो सोचते कि हमें इससे और भी प्रॉफिट करना है, 2 लेते आए,
फिर 2 3 4 ऐसे, और एक पर्टिकुलर लैंड है, उस लैंड से ज़्यादा लैंड है नहीं उस गांव में। ओके, तो वो गाय बढ़ाते रहे, उनको एक सर्टेन लेवल पे उनका प्रॉफिट तो हुआ। फिर ऐसा हुआ एक टाइम, गाय बढ़ते जा रहे हैं, वो जो घास फूस है वो खा रहे हैं, फिर घास फूस की कमी होने लगी। तो तब वो जो लैंड, एक तो छोटा सा लैंड है, कितना करोगे, अब कितना खिलाओगे पिलाओगे, एक टाइम पे तो होना ही है ऐसा। फिर जो है वो जो गाय है वो होते हैं अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। और जितने सारे बढ़ रहे हैं, गाय बढ़ते जा रहे हैं, और जो नज़र उन पे कम दे रहे हैं जो गाय पालन कर रहे हैं, तो एक टाइम पे आके आपका तो लॉस होगा ही, फिर एक पूरा जो है सोसाइटी का भी लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट टाइम जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट, देन वो क्या होता है, फ्यूचर में जाके ट्रेजेडी फॉर ऑल हो जाता है। ओके, यही उनका थ्योरी है। एरिस्टोटल का एक लाइन में कहना चाहूँगी, पॉलिटिक्स उनका जो बुक है उधर से, व्हाट इज कॉमन टू द ग्रेटेस्ट नंबर गेट्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ केयर। चीज से ये जो लाइन है इससे आपको पता चल जाता है, ये आप लिख के आ सकते हो। ओके, देन और एक कॉन्सेप्ट है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड articulated by diplomat Arvid Padro reflects the idea that natural resources belong to all of us, not only for the present generation but even our future generation. ये तो मतलब लाइन पढ़ के ही आप समझ गए होंगे, और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है ये। अब हम आ जाएंगे यूनिट 7 में, डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। डेवलपमेंट क्या चीज़ है? डेवलपमेंट हम हर तरफ से देख सकते हैं, हर एंगल से देख सकते हैं। किसी गोल को आप अचीव कर रहे हो वो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, एवरीथिंग, ग्रोथ, एवरीथिंग इज अंडर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इकोनॉमिकली क्या मीन करता है? इकोनॉमिकली होता है, सोशली होता है, एनवायरमेंटली होता है, पॉलिटिकली होता है। आप ये आसानी से लिख के आ सकते हो, आपके कॉमन सेंस से, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, टू बी ऑनेस्ट। डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग बेसिक नीड्स, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमिकली कह रहे हैं। रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइसेस, ये सारे डेवलपमेंट के अंदर आता है। देन सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी ये है कि आज की जनरेशन के लिए हम कुछ तो करेंगे ही, हम यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को, बट वी हैव टू मेक श्योर कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा के रख रहे हैं, यही है सस्टेनेबिलिटी। देन हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु का परिवर्तन हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है। तो ये एक मेजर ग्लोबल चैलेंज है, एंड क्या क्या इम्पैक्ट करता है ये हम सब जानते हैं, हम खुद लिख के आ सकते हैं, ठीक है। हैवी रेनफॉल होता है, देन फ्लड्स होता है, देन हीट वेव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। देन सी लेवल में वाटर इंक्रीज होता है, ओके, सी में वाटर लेवल इंक्रीज होता है, हाई स्टॉर्म्स होते हैं। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन हम आ जाएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये चीज़ है क्या? ऑल स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल, हर राष्ट्र रिस्पॉन्सिबल है फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए सारे जो देश है दुनिया के वो रिस्पॉन्सिबल है, पर नॉट इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई कुछ ज़्यादा दूषण करता है और कोई कुछ कम करता है, जैसे चाइना बहुत करता है। तो ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR जिसे हम कहते हैं। ओके, तो दैट्स इट। आज ब्लॉक 2 का वीडियो इतना ही। देन हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 आने वाले वीडियोस में। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब की है, बिना सब्सक्राइब किए आप
नोटिफिकेशन नहीं पाएंगे, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आगे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आप तक आ जाए। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, और एग्ज़ाम हॉल में आपके कॉमन सेंस के ये सारे टर्म, देखो हम बचपन से पढ़ते आए हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत समझ के जाना है, टर्म से हमें लाइक फेमिलियर होना है, फिर हम एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। ओके, दैट्स इट।